हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग अगर बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है, आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग आज इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों क्या पढ़ेंगे आज दोस्तों, आज नया युद्ध। मतलब हम लोग पिछले जो क्लासेस थी अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था कि पानीपत के जितने भी 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तीनों युद्ध हम लोगों ने पढ़ा था। जो 1526 है, 1556 है, फिर 1761, तीनों युद्ध जो थे हमारी पिछली क्लासेस थी उनमें ख़त्म हो गया, मतलब वो क्लास हमने की। इसके बाद आज जो हमारा है, तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो टॉपिक है दोस्तों हमारा, आज हम लोग दोस्तों दो युद्ध, मतलब दो जो है अकबर की जो दोस्तों राजपूत नीति, दूसरी चीज़ दोस्तों अकबर का चित्तौड़ पर हमला, और तीसरा दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई, जो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। इतिहास के दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही है दोस्तों। आजकल की जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये युद्ध दोस्तों, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का जो संबंध है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हर जगह पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से, क्योंकि महाराणा प्रताप जी को दिखाया जाता है कि वो हिंदू धर्म के उद्धारक और दोस्तों हिंदू स्वतंत्रता के दोस्तों एक बहुत बड़े सेनानी, और कह सकते हैं कि हिंदू स्वतंत्रता के लड़ने वाले लोक नायक थे, ठीक है। और इसी तरह अगर जो क्या कहते हैं अकबर को देखा जाए तो अकबर दोस्तों को जैसे इस युद्ध के थ्रू या महाराणा प्रताप के कंपैरिजन में दिखाया जाता है कि वो मुस्लिम हैं और क्या कहते हैं वो हिंदू विरोधी है, और उसकी स्वतंत्रता में दोस्तों क्या है महाराणा प्रताप जीवन भर अपना लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा है जिस उस युद्ध के से दोस्तों हम इसी चीज़ में देखेंगे, ठीक है। बात यह है दोस्तों कि इन युद्धों का दोस्तों इम्पॉर्टेंट पेपर में तो है ही है, आपके लाइफ में आपके थॉट को चेंज करेगा दोस्तों। अकबर के प्रति जो आपकी जो थॉट है, या महाराणा प्रताप के प्रति जो आपका थॉट है, या और जो चीज़ें, जो बहुत सी चीज़ें ये होती है ना दोस्तों, हम लोग सही से, क्योंकि दोस्तों हम लोग सुनी हुई चीज़ों को ज़्यादातर फॉलो कर लेते हैं और चीज़ें जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या सत्य है और क्या बात थी, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग आज मैं आपको सत्य से परिचित कराने की कोशिश करूंगा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच अगर हम कभी संबंध की अगर हम बात करते हैं तो उनको किस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे, पहली तो लड़ाई पढ़ेंगे दोस्तों चित्तौड़ पर अकबर का हमला, ठीक है, जो बहुत ही निर्णायक सिद्ध होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों हम लोग देखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध और चित्तौड़ की लड़ाई को पढ़ते समय ही दोस्तों हम लोग अकबर की राजपूत नीति को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो राजपूत नीति जब हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि अकबर राणा प्रताप के प्रति या जो अन्य राजपूत राजाओं के प्रति जो नीति करता है वो उसका क्यों ऐसा करता है, ठीक है। तो इसके पीछे मैं आपको बहुत डिटेल से बहुत हर चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी मेरे साथ अगर नया जुड़ा हो दोस्तों अभी, तो उनका स्वागत हो, जो पहले से बने हैं उनका भी स्वागत दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लंबे टाइम से दोस्तों धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि मेरी इंडियन ज्योग्राफी की भी एक सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम लोग दोस्तों क्लाइमेट कर रहे हैं। 3 दिन दोस्तों अल्टरनेट क्लासेस चलती हैं, 3 दिन दोस्तों हम लोग हिस्ट्री करते हैं और 3 दिन दोस्तों क्या करते हैं ज्योग्राफी की अगर हम बात करें दोस्तों तो मंडे, है ना, वेडनेसडे और दोस्तों फ्राइडे, ये 3 दिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी करते हैं, और दोस्तों ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे दोस्तों 3 दिन हम लोग हिस्ट्री करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग वहाँ से जाके ज्योग्राफी को देखें दोस्तों। क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम पर ही सारी क्लासेस चल रही हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप अगर कोई नया हो आज पहली मेरी क्लास अगर देखता है तो दोस्तों उसको क्या करना, पीछे क्लासेस भी देख लेनी है। बहुत सारी चीज़ें कई युद्ध मैंने पीछे करा दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई थॉट ऐसे आपके जो डेवलप कराने की कोशिश की है, जो हो सकता है आप किताबों से या कहीं और से आपको ना मिलता हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू हम लोग दोस्तों करेंगे चित्तौड़ की लड़ाई से। देखो क्या हुआ 1556 में क्या हुआ दोस्तों पानीपत के, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर जाता हूं और फिर आपको मैं जोड़ देता हूं, लिंक कर देता हूं टॉपिक से। क्या होता है दोस्तों 1556 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो अकबर होते हैं, ठीक है, अकबर क्या करते हैं दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध को दोस्तों जीत जाते हैं हेमू से, है ना। जीतने के बाद दोस्तों क्या होता है मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है, और दोस्तों क्या होता है, और ये मुगल सत्ता लगभग 200 सालों तक निर्विवाद रूप से भारत पे शासन करती रहती है, ठीक है। निर्विवाद रूप से मतलब कह सकते हैं कहीं कहीं थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ, कहीं कुछ हुआ, बट एक लंबे समय तक बहुत कह सकते हैं कि युद्ध क्या करते हैं, दोस्तों बहुत लंबे समय तक दोस्तों ये शासन करते रहे। हालांकि दोस्तों इतना भारत इतना बड़ा भूखंड है कि कोई भी निर्विवाद रूप से तो कोई शासन कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो उनके विवाद में खड़ा ही रहेगा, बट एक लंबे समय तक इन्होंने भारत पे शासन किया, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़,
तो 1556 में जब ये जीते तो फिर क्या हुआ दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात तो ये थी ना दोस्तों, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत को अगर रूल करना है तो भारत को कॉन्सुलेट करना पड़ेगा, भारत को, है ना, भारत को अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा। क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो अटक से लेकर कटक तक और सौराष्ट्र से लेकर दोस्तों कामरूप तक, यानी गुजरात से लेकर असम तक दोस्तों, और इधर देखा जाए अगर तो जम्मू से लेकर दोस्तों तमिलनाडु तक या कन्याकुमारी तक, ये जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों भारत का, इस पे दोस्तों नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा ही साहस और सब चीज़ों की नियंत्रण, और इसको कॉन्सुलेट करना सबसे बड़ी, अगर किसी शासक को भारत पर अगर नियंत्रण करना है, अगर मतलब भारत पर शासन करना है, तो सबसे पहले इन क्षेत्रों में रहने वाले जो राजा हैं उनको जीतना होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों अकबर ने क्या किया दोस्तों, जब दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया, आगरा से रूल करने लगा, तो उसने दोस्तों क्या किया, पूरे भारत को जीतने का एक सपना लेकर वो आया अपने मैदान में, और साम्राज्य विस्तार की उसने नीति शुरू की। साम्राज्य विस्तार करने की नीति में ही दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का इलाका जहाँ पे दोस्तों राजपूत रहते थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी दोस्तों हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों राजपूत जो है, राजस्थान का जो इलाका राजपूत जो है, वो दिल्ली के बहुत करीब है। ठीक है, दिल्ली के बहुत करीब है। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, दिल्ली के बहुत करीब है, और दिल्ली के करीब होने की वजह से दोस्तों क्या है, अगर अकबर कभी क्या होता है बंगाल या लाहौर में अगर अपना अभियान करना चाहेगा, तो उसको दोस्तों हमेशा डर लगा रहेगा कि राजपूत जो राजा हैं वो कहीं दिल्ली पर आक्रमण, है ना, कब्जा न कर लें। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर उसको दक्षिण में अभियान करना है तो भी दोस्तों, तो भी उसके लिए दिक्कत होगी, बात होगी। और दोस्तों अगर गुजरात को उसको नियंत्रण में लाना है तो राजस्थान को दोस्तों अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा, राजपूताना के जो एरिया है उसको अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेड के मामले में दोस्तों गुजरात उस समय बहुत धनी प्रदेश था। अगर भारत देखो क्या है कि अगर पूरे भारत में या बड़े साम्राज्य की स्थापना कर देना तो हमें क्या है, रेवेन्यू की सोर्स चाहिए ना। तो रेवेन्यू दोस्तों हमको गुजरात से ट्रेड, बहुत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता था, तो उससे हमको रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होता था। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता था, हर एक राजा जो दिल्ली पर शासन करता था, वो आप चाहे अलाउद्दीन खिलजी देख लीजिए, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक देख लीजिए, जो भी बड़े शासक हुए जिन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता, वो गुजरात को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कर भी लेते हैं। और क्यों, क्योंकि दोस्तों गुजरात उस समय ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का बहुत बड़ा, है ना, एक हब की तरीके से था। ठीक है, तो उससे रेवेन्यू बहुत बड़ा। तो गुजरात को अपने अगर नियंत्रण में लाना है तो राजस्थान को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों राजस्थान से होकर ही आप गुजरात जाएंगे युद्ध क्या अपना करने के लिए। तो ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों ये थी कि जो राजस्थान के जो इलाके में जो राजपूताना लोग रहते थे, राजपूताना दोस्तों एक लड़ाकू योद्धा थे। ठीक है, और उस समय के समाज के जो लोग थे, उस समय के जो समाज थी या जो संस्कृति के जो लोग संस्कृति थी, उस संस्कृति और समाज ने उस वर्ग को दोस्तों भारत का एक, क्या कह सकते हैं कि भारत के दोस्तों रक्षक के रूप में पेश भी किया था। क्योंकि दोस्तों राजपूताना को ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहासकारों में दोस्तों ऐसा लिखा है कि दोस्तों राजपूताना जो थे भारत की रक्षा करने के लिए, अगर आप देखा जाए तो राजपूताना का जो इलाका है देखो कैसी जगह पर है, जहाँ से भारत पे हमेशा बाहर से आक्रमण होते रहते हैं। अगर भारत से, पंजाब से होते हुए किसी को एंट्री करनी है तो सबसे पहले उनको राजपूताना से टकराना पड़ेगा, है ना। तो उस तरीके से संस्कृति ने, भारत की समाज और संस्कृति ने उस वर्ग को दोस्तों भारत की रक्षक के तौर पर भी पेश किया था। ठीक है, पेश किया था। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर राजपूताना अगर मुगल या किसी के नियंत्रण में नहीं है तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हिंदू उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि राजपूताना जो था वो हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रहा था उस समय की बात अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसलिए भी दोस्तों क्या है कि राजपूताना के एरिया को अकबर को अपने नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी थी दोस्तों, क्योंकि हिंदू दोस्तों अगर हम देखा जाए, राजपूताना के अलावा दोस्तों अगर हम देखा जाए, हिंदू दोस्तों भारत के बाहर भी, राजस्थान के बाहर भी बहुत सारे हिंदू थे, जैसे कि जो उस समय की प्रजा थी या जो उस समय की आवाम थी दोस्तों वो हिंदू थी। ठीक है, और उस समय के जो जमींदार थे, अधिकतर जमींदार ही दोस्तों क्या थे, हिंदू थे। क्योंकि दोस्तों ऐसा वो कहा जाता है, अबुल फजल लिखते हैं कि दोस्तों अपनी बुक में लिखते हैं कि उस समय जो हिंदू मुस्लिम थे दोस्तों वो आटे में नमक के बराबर थे। मतलब दोस्तों हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, मुस्लिम बहुत कम थे, तो मुस्लिम जो थे वो आटे में नमक के बराबर थे। तो आवाम दोस्तों पूरी हिंदू, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो क्या कहते हैं, जो वहाँ पे जमींदार थे दोस्तों वो भी हिंदू थे। अबुल फजल अपनी पुस्तक में लिखता है कि अगर पूरे हिंदुओं की, सॉरी दोस्तों, पूरे जमींदारों की अगर सेना को मिला दिया जाए तो लगभग भारत की 33 लाख सेना हो जाती है। तो एक बड़ा वर्ग जो था दोस्तों, एक बड़ा वर्ग जो था दोस्तों, ठीक है, एक बड़ा वर्ग जो था दोस्तों वो
ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो इसलिए दोस्तों क्या है कि हिंदू जो राजपूताना है उनको नियंत्रण में लाने के लिए दोस्तों ये उनको नियंत्रण में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी थी, जब तक अगर राजपूत नियंत्रण में नहीं आते या राजपूत का जो राजपूताना क्षेत्र है अगर वो नियंत्रण में नहीं आता तो हिंदू और कुछ अदर क्षेत्र में, भारत के अन्य क्षेत्रों के हिंदुओं को अगर आप पराजित कर भी लेते और उन पर अगर नियंत्रण स्थापित भी कर लेते तो शारीरिक रूप से तो आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते, बट वो मानसिक रूप से आपके अधीन नहीं रहते। क्योंकि जिस दिन भी अगर राजपूताना ने बोल दिया कि मुगल मुर्दाबाद या मुगल के विरुद्ध छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो आपकी अधीनता ना स्वीकारें, और दूसरी चीज़ है कि वो आपसे विद्रोह भी कर दें, है ना। और जिस दिन अगर उन्होंने आपकी जयकार कर दी या मुगल जिंदाबाद कर दी तो क्या है कि हिंदू आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी दोस्तों, क्योंकि तो इसलिए दोस्तों राजपूताना का क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। ठीक है। और अगर हम तुलनात्मक अगर अध्ययन करके देखें दोस्तों तो बात ये थी ना दोस्तों कि देखो अकबर जो था दोस्तों, अकबर की राजपूताना नीति में दोस्तों कहीं ना कहीं फैक्टर है कि ये भी काम करता है दोस्तों कि अकबर की अगर हम उनकी जो उनके जो पूर्वज थे जैसे बाबर थे, बाबर को दोस्तों हुमायूं ने कह रखा था कि अगर आपको किसी भी देश पर शासन करना है या किसी भी देश पर अच्छा शासन करना है तो वहाँ की आवाम को दोस्तों अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म की स्वेच्छा से पालन करने देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हुमायूं ने भी अपने पुत्र बाबर को, है ना, अकबर को कहा था कि दोस्तों अगर भारत में अगर तुमको रूल करना है तो अब जो राजपूताना है उनको अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी फैक्टर है दोस्तों कि अकबर का जो जन्म है दोस्तों वो जो क्या कहते हैं आमेर के राजा, है ना दोस्तों, क्या कहते हैं वीर अमरकोट के राजा दोस्तों वीरसाल के यहाँ दोस्तों हुआ था। ठीक है। उनके यहाँ जन्म हुआ था, उन्हीं के यहाँ दोस्तों अकबर वहीं पे काफ़ी समय तक पला बड़ा है। तो कुछ ना कुछ वहाँ जो राजपूताना के जो संस्कार हैं या जो चीज़ें हैं उसने वहाँ के देखी थी। तो इन सब चीज़ों के प्रति भी दोस्तों और दूसरी चीज़ ये भी थी दोस्तों वो पूरा कट्टर मुस्लिम भी नहीं था। क्योंकि दोस्तों वो उसके दोस्तों अगर उसके इतिहास को देखें या उसके जीवन काल को देखें, जब तक वो राजा नहीं बनता तो उसको सगे चाचा ने दोस्तों, उसके सगे चाचा कामरान ने दोस्तों उसके सौदा किया था अपने उसके बाप से। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों उसके कई मुस्लिम जो जमीन से जो सेवादार थे या जो उसके सेवक थे दोस्तों उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो उसने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी थी तो वो ये समझ रहा था कि हिंदू, और इसलिए वो कट्टर नहीं था। ज़रूरत ये थी दोस्तों, वो समझ रहा था कि अगर हमको एक भारत में एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करना है और बड़े साम्राज्य को अगर स्थापित करना है तो उसमें राजपूत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर हम एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें हिंदुओं का भी योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों उसने, अगर देखा जाए तो उसने बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं को, राजपूतों को अपने प्रशासन में शामिल किया। वो पहला दोस्तों शासक होता है, मुस्लिम शासक होता है जो दोस्तों मुस्लिमों को अपने साम्राज्य में, अपने साम्राज्य निर्माता में दोस्तों क्या करता है, भूमिका के रूप में निभाने में दोस्तों उनका अहम रोल करवाता है। ठीक है। अपने प्रशासन में दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका देता है। जागीर दोस्तों मनसबदार बनाता है उनको दोस्तों, है ना। एक उनके अलग नाम से दोस्तों वतन जागीर दोस्तों शुरू करता है जो सिर्फ हिंदुओं को ही देता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों उसने करी। क्यों? और दोस्तों उसने क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ठीक है। ये सारे कार्य वो इसलिए कर रहा है ताकि क्या हो सके कि हिंदू जो वर्ग है उसके प्रति उनकी जो भावना है वो दोस्तों क्या कम हो जाए। ठीक है। और राजपूताना जो है उसके प्रति थोड़ा उसके, है ना, जो हिंदू के जो भावनाएं हैं जो उसको आज तक लगती थी कि ये जो सिर्फ बाहर से लुटेरे आए हैं और जो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ आक्रमण करते हैं और हमारे पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी भावनाएं दोस्तों थोड़ी कम करें। इसलिए दोस्तों ये सारे प्रयत्न वो कर रहा था अकबर। ठीक है। फिर उसने दोस्तों बात यही कि दोस्तों वो सारी चीज़ें कर रहा था, इसी में दोस्तों उसने बहुत सारी काम किए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों उसने। ठीक है। बाकी हम लोग जब अकबर पढ़ेंगे तो उसके बारे में, और ये दोस्तों उसकी राजपूत नीति का कुछ, है ना, वो था। ठीक। तो इसलिए दोस्तों राजपूताना का जो क्षेत्र है दोस्तों उसको नियंत्रण में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, चित्तौड़ की लड़ाई, है ना, चित्तौड़ की लड़ाई। अब इसको क्या होता है कि क्योंकि दोस्तों अब ऐसे तो कोई स्वेच्छा से तुम्हारी आपकी जो से क्या कहते हैं संप्रभुता तो मान नहीं लेगा। तो उसने क्या किया, राजपूतों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए दोस्तों क्या किया, उसने अभियान शुरू किया। अभियान शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि दोस्तों आमेर का राजा भारमल जो होता है दोस्तों उसकी अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत होता है जो स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके पीछे में दोस्तों उसका रीजन होता है कि उसका साम्राज्य, उसका जो राज्य होता है उसमें आंतरिक कलह हो जाता है। आंतरिक कलह की वजह से दोस्तों बचने के लिए दोस्तों क्या करता है, अकबर से क्या करता है दोस्तों, सहायता मांगता है और उसका मित्र बन जाता है और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कभी पूछा जाए कि
अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत राज्य कौन सा था? तो आमेर के राजा भारमल थे, यानी आमेर राज्य था। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है इसके बाद दोस्तों, क्या करता है 1567 में दोस्तों क्या करता है, अभियान शुरू करता है। और दोस्तों 1567 में पहला जो जीतता है जो राजपूत क्षेत्र को, उसका कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? चित्तौड़। और ये भी याद रखना है दोस्तों, कभी अगर पूछा जाए कि अकबर ने किस राजपूत क्षेत्र को सबसे पहली बार अपने मतलब जीते की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़ को सबसे पहली बार जीता। तो दोस्तों चित्तौड़ की लड़ाई को हम पढ़ते हैं। क्या होता है दोस्तों, चित्तौड़ उस समय दोस्तों क्या होता है, चित्तौड़ में उस समय जो राजा होता है ना, वो राणा उदय सिंह होता है दोस्तों। राणा उदय सिंह ठीक है, उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, राणा उदय सिंह द्वितीय दोस्तों उस समय राजा होते हैं। और चित्तौड़ दोस्तों जो किला था दोस्तों, चित्तौड़ किला था दोस्तों बहुत ऊंचाई पर था। ठीक है, जब और क्या कहते हैं, अकबर दोस्तों क्या करता है, इसके खिलाफ अभियान करता है। अभियान जब शुरू करता है, सॉरी दोस्तों पेन कहाँ गया, अच्छा ये, हाँ ये ठीक है। तो चित्तौड़ जो दोस्तों होता है बहुत ऊंचाई पर होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या करता है, एक बराबर से इसकी एक संरचना स्थापित करवाता है और ऊपर से ही दोस्तों क्या करता है, युद्ध करता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, राणा उदय सिंह दोस्तों क्या होता है, जब हारने लगते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं। और इनके भागने के बाद दोस्तों क्या होता है, राणा उदय सिंह वहां से भाग जाते हैं चित्तौड़ के किले से। और किले जब राणा उदय सिंह जब वहां से जाते हैं तो ये दो अपने सेनानायक जयमल और फट्टा, जयमल और दोस्तों फट्टा को दोस्तों नेतृत्व देकर दोस्तों राणा उदय सिंह वहां से निकल जाते हैं। और जयमल और फट्टा दोस्तों क्या होता है, अकबर की सेना से बहुत बहादुरी से लड़ती है। और दोस्तों क्या होता है, आखिर में ये भी मारे जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि चित्तौड़ को दोस्तों अकबर जो है अपने नियंत्रण में ले लेता है। नियंत्रण में लेने के बाद दोस्तों क्या करता है कि यहाँ पे दोस्तों वो क्या करता है, बहुत बड़ा नरसंहार करता है ना। नरसंहार क्या करता है दोस्तों, वो 25,000 दोस्तों 25,000 आवाम दोस्तों, जो जनता होती, जो लोग वहाँ की जनता होती, उनका दोस्तों नरसंहार करता है। वो कहता है, अकबर क्या कहता है, अकबर कहता है कि ये लोग दोस्तों थे क्या कि चित्तौड़ के राजा का सहायता कर रहे थे, इसीलिए दोस्तों मैंने इनका मारा है। बट वो आवाम थी दोस्तों, आवाम को दोस्तों अकबर ने दोस्तों 25,000 की लगभग आवाम की जनता को दोस्तों क्या किया था, नरसंहार कर दिया था उसका। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जयमल और जब फट्टा मारे जाते हैं तो दोस्तों चित्तौड़ पे कब्जा हो जाता है। और वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं, अब जब कब्जा हो जाता है दोस्तों तो अधान वन सब मुस्लिम लोग में क्या था दोस्तों, मैंने बताया था कि वो दोस्तों लूट के माल को भी दोस्तों वो करके उस रूप में, और वो अच्छा समझते थे, शरीयत में कानून में भी ऐसा लिखा है। तो दोस्तों वो क्या किया उन्होंने, और वहाँ की जो स्त्रियां थी उन्होंने जोहर कर लिया दोस्तों। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही रहता है राजपूत में, तो जोहर कर लेती हैं। बट इसमें यहाँ पे एक चीज़ ये जान लेना है दोस्तों कि जयमल और फट्टा की दोस्तों बहादुरी से दोस्तों क्या हुआ था, अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अकबर के अंदर दोस्तों एक ये गुण तो अच्छा था दोस्तों कि वो दोस्तों दूसरे की प्रतिभा को बहुत अच्छे से पहचान कर उसकी कदर करता था दोस्तों। वो दोस्तों चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो वो उसको सम्मान देता था, जो वो सम्मान पाने के पात्र हो। ठीक है, तो जयमल और फट्टा की जब वो युद्ध में देखता है कि युद्ध में इतनी वीरता से जब ये लड़ते हैं और वो मारे जाते हैं दोनों, तो दोस्तों ये क्या करता है, मूर्तियां बनवाता है आगरे में दोस्तों। आगरे में अपने किले के दरवाजे दोस्तों इन दोनों की मूर्तियां बनवाता है, इनके सम्मान में, इनकी प्रतिभा, इनके जो वीरता और उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर दोस्तों क्या करता है, जयमल और फट्टा की मूर्तियां बनवाकर दोस्तों अपने आगरे के किले के बाहर लगवाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इसके गुण अच्छे जो थे दोस्तों। अकबर की बात अगर हम करें तो दोस्तों वो सम्मान जिसको चाहिए वो सम्मान उसको देता था। ठीक है, तो जब चित्तौड़ की जब युद्ध उसने किया दोस्तों, चित्तौड़ को जब जीत लिया दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, जो अन्य राजपूत राजा थे, बहुत सारे राजपूत राजा बिना युद्ध करे ही दोस्तों क्या हुए, उसके नियंत्रण में आ गए दोस्तों। चित्तौड़ का युद्ध दोस्तों उसके लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद दोस्तों अधिकांश जो राजपूत राजा थे उन्होंने उसकी क्या किया, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, सिवाय दोस्तों मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को छोड़कर। ठीक है, महाराणा प्रताप को छोड़कर दोस्तों उसने अन्य राजपूत राजा जो थे लगभग धीरे धीरे क्या किए, सबने दोस्तों क्या किया, चित्तौड़ की, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा नरसंहार इसने किया, जिससे क्या हुआ, लोग वहाँ राजपूत जो राज थे, भयभीत तो नहीं कह सकते बट वो अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने दोस्तों क्या किया, क्योंकि दोस्तों अकबर ने एक बात की थी, अकबर कहता था कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए बस, और कुछ नहीं, आप अपने जैसे राज करते थे राज करते रहिए, आप जैसा प्रशासन चलाते रहिए, आप सेना रखते रहिए, बस आप अपनी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तो ये अधीनता स्वीकार इन्होंने कर ली, सिवाय महाराणा प्रताप को छोड़कर। ठीक है, तो ये हुई चित्तौड़ की लड़ाई की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णायक रोल अदा करता है जो अकबर है उसके साम्राज्य विस्तार में।
ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि दोस्तों राजपूत के जो अन्य राजा थे उसके बाद उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, सिवाय मेवाड़ के राजा को छोड़कर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, चित्तौड़ की लड़ाई की बात हो गई। ठीक, 1567 में हुई। तो याद रखना है, अगर कभी पूछा जाए कि युद्ध के द्वारा अगर किसी किस अकबर ने किस राजपूत के किस किले को पहली बार जीता था दोस्तों, तो चित्तौड़ में दोस्तों, चित्तौड़ के किले को पहली बार जीता था चित्तौड़ की लड़ाई से। ठीक है, और किसने पहली बार अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो आमेर के राजा भारमल ने, यानी आमेर राजे ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछते हैं डायरेक्ट ऐसे ही अकबर की राजपूत नीति में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों चित्तौड़ की लड़ाई की बात। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हल्दी घाटी की युद्ध की बात। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा दोस्तों डिबेट चलता रहता है, आज भी दोस्तों इन सब चीज़ों पे चलती रहती है, क्योंकि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम वर्सेस बात आती है, तो ये सरकार दोस्तों क्या है, इस सरकार का थॉट ही ऐसा है कि वो इस तरीके से चलती है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद होगा उस पर ज़्यादा ये फोकस ज़्यादा करती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन था दोस्तों, 1526 में हुआ था, ये तो बात आ गई समझ में। किसके मध्य हुआ था अगर हम बात करें दोस्तों, किसके मध्य हुआ था अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो कौन कौन लोग थे, तो दोस्तों एक तरफ तो दोस्तों महाराणा प्रताप, और वर्सेस दोस्तों मान सिंह दोस्तों, अकबर स्वयं नहीं गया था, हालांकि कहते हैं मान सिंह, है ना, मान सिंह, राजा मान सिंह दोस्तों। ठीक है, अकबर का सेना नायक था। ठीक है, ये दोस्तों क्या था, ये इनके बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था कि अगर बात करें तो महाराणा प्रताप के साथ में दोस्तों हकीम खान सूर था दोस्तों, हकीम खान। अगर बात करें महाराणा प्रताप के साथ में दोस्तों हकीम खान सूर। ठीक है दोस्तों, हकीम खान सूर जो अफगान थे दोस्तों, ये अफगान था जो महाराणा प्रताप के साथ में था। बाकी राजा मान सिंह दोस्तों अकबर के सेना नायक के तौर पर इसमें युद्ध में सामने आया था। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी सेना की, तो दोस्तों इनकी लगभग महाराणा प्रताप की सेना जो थी लगभग 3000 थी, और दोस्तों अगर राजा मान सिंह या अकबर की बात करें तो 10,000 की सेना थी। ठीक है, 10,000 की सेना थी दोस्तों। बात ये थी ना दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप मतलब भारत की स्वतंत्रता या हिंदुओं के वर्चस्व की बात को लेकर दोस्तों अपना झंडा हमेशा बुलंद रखते थे, और उन्होंने कह रखा था कि मैं मर जाऊंगा बट कभी मुगलों की सत्ता या कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों वो हमारे लिए पात्र हैं, पूजनीय हैं, और वो वीरता के एक बहुत बड़े प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने निकल कर आते हैं। उन्होंने दोस्तों जंगल में रहकर घास की रोटी खाई, जंगल में दोस्तों कई साल बिताए, बट उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे। अगर वो चाहते दोस्तों तो अधीनता स्वीकार करने के बाद भी दोस्तों उस मेवाड़ के राजा बने रहते, और वो चाहते थे दोस्तों अन्य राजपूत राजाओं की तरह जैसे वो क्या कहते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते वैसे जी सकते थे। बट हम फिर क्या होता दोस्तों, अगर वो भी इसी तरह हो जाते तो आज हम उनको अलग से नहीं पढ़ते दोस्तों, आज हम उनको इस तरीके से बात चर्चा नहीं कर रहे होते। अन्य राजाओं की तरह हम भी उन्हीं को वैसे ही बस ऐसे इतिहास में उनका नाम बस दर्ज होता, कोई योगदान नहीं होता। बट इन्होंने दोस्तों सारे कष्ट सहे, तो इसी वजह से दोस्तों क्या है कि इनका नाम आज हम लोग लिया जाता है सम्मान के साथ। जो हिंदू प्रतिनिधित्व की बात अगर हम करते हैं तो महाराणा प्रताप एक अग्रणी श्रेणी में खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों जो हल्दी घाटी का जब युद्ध 1556 में हुआ दोस्तों, 76 में हुआ, तो इस समय दोस्तों जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी 3000 की थी, और राजा मान सिंह की सेना जो थी 10,000 की। शुरुआत में दोस्तों क्या है कि इनकी सेना, महाराणा प्रताप की सेना दोस्तों जीत रही थी। ठीक है, जो अब्दुल कादिर बदायूनी है दोस्तों, जो खुद दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों कहता कि मैं शामिल था, बदायूनी दोस्तों कहता है कि शुरुआत में जो है महाराणा प्रताप की सेना जीत रही थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि जो हमारा एक और जो क्या कहते हैं कि जीत रही थी और हमारी सेना दोस्तों क्या होती एकदम तितर बितर हो गई थी। ठीक है, बट किसी ने दोस्तों अफवाह फैला दी कि जो सम्राट हैं, जो बादशाह हैं, मुगल बादशाह जो हैं अकबर, वो
मैदान में प्रस्थान कर चुके हैं और मैदान में वो युद्ध की कमान खुद संभालें। इससे क्या हुआ दोस्तों, ये बात झूठ थी कि हालांकि हो सकता है बदायूं सही बोल रहा है, मगर जो जिसने अफवाह फैलाई थी वो बात झूठ थी। अफवाह फैलाने की अकबर नहीं आया था वहाँ, बट लोग क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारा बादशाह हमारे यहाँ आ गया है, युद्ध में आ गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि बादशाह अकेले आएगा या लुकते छुपाते हुए आएगा। वो आएगा तो बहुत बड़े लश्कर और बहुत बड़ी सेना के साथ आएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो मानसिंह की सेना है, ये जो अकबर की जो सेना युद्ध में जो थी, उसका मनोबल बढ़ गया। और जब उनका मनोबल बढ़ा तो दोस्तों उसने फिर बहुत तीव्रता से दोस्तों युद्ध किया, वार किया। और दोस्तों क्या हुआ, फिर महाराणा प्रताप की सेना दोस्तों धीरे धीरे हारने लगी। और जब महाराणा प्रताप हारने लगे तो क्या हुआ, फिर उनको कहा गया कि आप मैदान छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ हार जाएंगे, और अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारा यहाँ कुछ नहीं जाएगा, बट कोई दिक्कत। तो महाराणा प्रताप यहाँ से निकल लेते हैं। और इसी युद्ध में दोस्तों क्या होता है, इनका जो घोड़ा होता है चेतक। दोस्तों आप एक चीज़ जान लो दोस्तों, इतिहास में दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिया जाता है तो उनके साथ में जो घोड़े का भी नाम लिया जाता है। जैसे महान विजेता जो हम लोग कहते हैं, है ना, सिकंदर दोस्तों, उसका घोड़ा बुफालेस दोस्तों, बुकालेफ ऐसे कुछ है ना, बुफालेक, हाँ बुकाफैलेस, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों अकबर के, और दोस्तों ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों महात्मा बुद्ध, दोस्तों उनके घोड़ा का नाम कंथक था। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम दोस्तों अगर लिया जाता है तो उनके साथ उनके घोड़े का भी सम्मान से नाम लिया जाता है। तो चेतक दोस्तों क्या हुआ, इसी हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों घायल हो गया था, या हृदय गति दोस्तों बहुत ज़्यादा दौड़ने की वजह से उसके हृदय का जो बीट है वो बढ़ गया था। इस वजह से क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये क्या होते हैं, महाराणा प्रताप बहुत दिनों तक छुट्टे भरते रहते हैं। और दोस्तों क्या होता है, इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की हार तो होती है, बट यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, महाराणा प्रताप की हार जरूर होती है, बट यहाँ पे ये चीज़, एक बात ये भी जानना है कि यहाँ अकबर को वैसा वो कुछ नहीं मिलता है जो अकबर जिस तरीके से चाहता था। भाई इस युद्ध में क्या हुआ, सिर्फ महाराणा प्रताप हारे, कोई क्षेत्र तो नया नहीं मिला। इस युद्ध से पहले भी तो आपके पास वही क्षेत्र था जो क्षेत्र था पहले, और इस युद्ध ने दोस्तों क्या हुआ कि महाराणा प्रताप की दोस्तों क्या हुई, वीरता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। महाराणा प्रताप का हिंदू समाज में और ज़्यादा कद बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप 3000 की सेना कम होने की वजह से, और आपकी तीन गुना सेना ज़्यादा है, मगर फिर भी दोस्तों महाराणा प्रताप भारी पड़े आपके ऊपर। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, उनकी वीरता का बहुत बड़ा परिचय देने का ये बात होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हिंदू समाज में उनके मन में और ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है। इसी कारण दोस्तों क्या होता है, अकबर दोस्तों क्या होता है, बहुत इस युद्ध से दोस्तों ज़्यादा उसको वो क्या कहते हैं, लाभ नहीं होता है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रसन्न भी नहीं होता जब ये युद्ध हार जाता, मतलब जीतते तो हैं, बट दोस्तों क्या होता है, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं, तो जो क्या राजा मान सिंह से बहुत ज़्यादा वो रुष्ट हो जाता है। और दोस्तों कई दिनों तक दोस्तों राजा मान सिंह को दोस्तों अपने दरबार से बैन कर देता है, मतलब प्रतिबंधित कर देता है कि दरबार में नहीं आना। बट फिर कुछ समय बाद दोस्तों क्या होता है, वो समझ जाता है कि ठीक है, गलती महाराणा प्रताप राजा मान सिंह की नहीं थी, वो महाराणा प्रताप की वीरता ही थी जो दोस्तों उन पर भारी पड़ी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होता है, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 6 वर्ष के इस युद्ध के दोस्तों 6 वर्ष के बाद तक लगभग दोस्तों क्या होता है, फिर महाराणा प्रताप अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से जीत लेते हैं, एक बड़े क्षेत्र को दोस्तों बना लेते हैं, अपना साम्राज्य बना लेते हैं। और धीरे धीरे करके तो दोस्तों क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके जब महाराणा प्रताप दोस्तों क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मेवाड़ भी दोस्तों क्या होता है, राजपूताना दोस्तों ये भी क्या होता है, अकबर के अधीन आ जाता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, पूरा राजपूताना इनके कंट्रोल में आ जाता है। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे राजपूताना के बारे में थोड़ा और आपको डिस्क्राइब कर दूं दोस्तों। अगर आप अकबर की और अन्य राजाओं से तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको अकबर दोस्तों क्या है, अन्य राजाओं से राजपूतों के प्रति बहुत बेस्ट लगेगा, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसके प्रति थोड़ा उनका जो अकबर की नीति थी वो उसके प्रति थोड़ी अच्छी थी राजपूतों के प्रति। क्यों? अगर दोस्तों हम दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत था उनके अगर राजाओं को हम देखें तो दोस्तों वो क्या करते थे, राजपूताना को सिर्फ क्या करते थे, लेन पे, उनकी जो नीति थी राजपूताना के प्रति या भारत के अन्य राजाओं के प्रति सिर्फ लेन की नीति थी। लेन की नीति मतलब क्या था, वो क्या करते थे कि भारत पर आक्रमण करते थे, किसी भी क्षेत्र को जीतते थे, वहाँ शोषण करते थे, वहाँ से राजस्व प्राप्त करते थे, बट बदले में देते कुछ नहीं थे। ना तो अपने राजस्व ना तो अपने शासन में किसी को शामिल किया, किसी हिंदी को, है ना तो कहीं किसी कोई पद दिया, ना कोई जागीर दिया, ठीक। तो उनकी जो नीति थी, जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो दोस्तों, ठीक है ना, तो उनकी जो नीति थी वो सिर्फ लेन पर, बट अकबर की जो नीति थी वो राजपूतों के प्रति दोस्तों लेन और देन दोनों के प्रति थी। वो एक इतिहासकार है दोस्तों, लिखते हैं कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वो लेन देन पर आधारित थी। लेन देन का मतलब क्या है कि दोस्तों अकबर ने दोस्तों कहा कि हम आपको अपने अधीन तो करेंगे क्योंकि हम ही इंपीरियल हैं, हमारी संप्रभुता तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी,
बट आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, बट आप अपने अपने साम्राज्य में बने रहिए, ठीक है। उसके बदले में क्या होगा, हम आपको प्रशासन में भागीदारी देंगे, हम आपको जागीर देंगे, आपको प्रशासन में शामिल करेंगे। तो इस वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि अकबर जो होता है वो अन्य दिल्ली के सुल्तान से दोस्तों भिन्न हो जाता है। और दोस्तों वो जो साम्राज्य में दोस्तों या भारत में जब हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में अगर देखा जाए तो सबसे महान शासक के रूप में वही उभर कर आते हैं। उसने बहुत कुछ दोस्तों, क्योंकि वो कट्टर हिंदू नहीं था, वो सही को सही और गलत को गलत, वो ऐसा नहीं था दोस्तों। उसने इबादत खाना का दोस्तों, अगर आप कभी पढ़ेंगे अकबर, हम लोग पढ़ेंगे जब मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे तब उसमें बहुत कुछ मैं पढ़ाऊंगा। इबादत खाना की वो दोस्तों स्थापना करवाता है। इबादत खाना में दोस्तों क्या होता है कि वो सारे जितने भारत में जितने भी धर्म थे उन सब धर्म के धर्मगुरुओं को दोस्तों उस इबादत खाना में बुलवाता था, और किसी भी बात पर दोस्तों चर्चा होता था। और चर्चा होने के बाद दोस्तों जिस सारी लोगों से मत लेता था, क्योंकि दोस्तों बात ये थी ना, जैसे अगर जैन से पूछा जाए कि दोस्तों किसी बात पे, तो वो अन्य धर्मों की जो बात है उसको नहीं मानेंगे, अपनी धर्म को ही बात को देंगे। ऐसे मुस्लिम से पूछा जाएगा तो अपने धर्म की बड़ाई करेंगे, हिंदू से कहेंगे तो हिंदू अपने धर्म की बड़ाई। तो ये सारा चीज़ें वो सुनता रहता था, अपने दरबार में बुलाता था, तो सबके तर्क सुनता था। बट दोस्तों सबके तर्क सुनने के बाद दोस्तों निर्णय जो देता था वो अपने ही हिसाब से देखा था। और ऐसा नहीं कि वो हिंदू जो मुस्लिम जो मौलवी लोगों ने कह दिया कि नहीं ये सही है तो उसकी बात मान ले, नहीं, वो दोस्तों सारी की सबकी बातें सुनने के बाद अपने विचार देता था, जिसकी बात सही भी लगती थी उसकी बात को लेता था। तो वो साम्राज्य के हित में क्या है वो उसको ध्यान में रखते निर्णय लेता था, ना कि दोस्तों धर्म विशेष को रख कर ध्यान में निर्णय लेता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से दोस्तों क्या है कि अकबर थोड़ा विशेष हो जाता है अन्य जो मुस्लिम शासक है उनसे, ठीक है, विशेष हो जाता है इन सब चीज़ों। और उसने बहुत कुछ योग किया, जैसे कि उसने अपने जो जैसे साम्राज्य है, अपने साम्राज्य से दोस्तों उसने सती प्रथा खत्म करने की कोशिश की। सती प्रथा दोस्तों उसके बारे में दोस्तों क्या है, उसने सती प्रथा खत्म तो की, बट उसने दोस्तों क्या हुआ कि सती प्रथा पे कोई कठोर नियम नहीं लगाए। कठोर नियम का मतलब क्या है कि जब वो क्या करता था, जैसे कोई सती होता था तो वो क्या करता था, उसको समझाने उसके घर तक चला जाता था कि आप सती मत करिए, या जो जिसका अगर कोई पति मर जाता तो उसको समझाने उसके घर चला जाता कि सती करना ये चीज़ें है ना। उसके प्रति बस उसने क्या है कि कोई नियम नहीं बनाया था, बट उसने क्या किया, सती प्रथा को गलत तरीके से देखता था, और दोस्तों उसके प्रति दोस्तों उसकी ये भावना थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने सती प्रथा को खत्म ही कर दिया, तो उससे कठोर नियम बना दी कि कोई सती प्रथा को अगर लागू करता है तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। बट अकबर ऐसा नहीं करता। अकबर दोस्तों सती प्रथा जो करते हैं उसको समझाने जाता है, सती प्रथा को गलत मानता है, अपने साम्राज्य से खत्म भी करना चाहता है, बट उसको दंड के रूप में दोस्तों उसके लिए कोई क्रियान्वयन नहीं करता है ना, वो उसको समझा बुझा के सती प्रथा को खत्म करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें कुछ उसको डिफरेंट करती हैं अन्य मुस्लिम शासकों से, इसी वजह से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और महाराणा प्रताप की बात करें दोस्तों तो किसी से नहीं छुपा है दोस्तों, बहुत बड़े सेना नायक थे दोस्तों। देखो बहुत सारे इतिहासकार दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं तो वो लोग बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने दोस्तों क्या किया था कि अकबर पर भाला मारा तो अकबर मूर्छित होकर ज़मीन पे गिर गया। तो दोस्तों जब अकबर मैदान में गया ही नहीं था दोस्तों, तो अकबर दोस्तों मूर्छित और भाला कैसे पड़ जाएगा उसको। ये सब चीज़ें क्या है ना दोस्तों, वो गढ़ दी जाती अपने इतिहास में दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इतिहास दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको जिस तरीके से पढ़ना चाहे उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या है कि सही चीज़ें सही जगह से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नॉलेज दोस्तों क्या है, जब जिस तरीके से चीज़ें आपके अंदर जाएंगी वही चीज़ें दोस्तों आप बाहर की ओर भेजेंगे, क्योंकि जो आप अंदर लेंगे वही बाहर जाएगा, है ना। तो ज्ञान भी दोस्तों ऐसा ही है, आप जिस तरीके से ज्ञान लेंगे उसी तरीके का ज्ञान आपसे बाहर की ओर आएगा। तो दोस्तों आप चीज़ों को एनालाइज करें। हिस्ट्री दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एनालाइज करके आप अपने तरीके से सही गलत हो सकते हैं। दोस्तों क्या है दोस्तों, देखो क्या उस समय ऐसा सिनेरियो था दोस्तों पूरे भारत में कि भारत में दोस्तों कोई भी देखो राजतंत्र है, राजतंत्र में दोस्तों क्या होता है, जिसकी बड़ी सेना जो जितने बड़े साम्राज्य पर विजय करेगा वो उतना बड़ा राजा होता था, है ना। अब राजा का जो अपनी जो सोच होती थी वो किस तरीके की है और वही दोस्तों जो सोच जो है वही दोस्तों क्या है उसके साम्राज्य निर्माता में एक बड़ी भूमिका निभाती थी। जैसे अकबर की सोच अलग थी हिंदुओं के प्रति, है ना, तो उसने हिंदुओं के प्रति अलग अपनी रवैया निभाई है। हालांकि उसने देखो एक बार ऐसा भी होता था कि वो कहता है कि महाराणा प्रताप से आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आप हमारे साम्राज्य का 1/3 भाग ले लीजिए। मतलब एक बड़ा साम्राज्य देने के लिए भी वो तैयार था, सिर्फ किस लिए कि मेवाड़ के जो राजा है महाराणा प्रताप वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी संप्रभुता हमें दे देंगे बस, और बाकी सम्मान आपका बना रहेगा। आप अपने राज्य में राज्य करते रहिए, आप प्रशासन चलाते रहिए, आपका सारा सम्मान बना रहेगा, आप हमारे बस मनसबदार बन जाइए बस,
ठीक है। तो बट महाराणा प्रताप को वो कबूल नहीं था। वो कहते थे कि अगर हम मर जाएंगे मगर हम कभी मुगलों की सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये उनका गुण था, ये उनकी वीरता थी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने कुछ इनके बारे में दोस्तों क्या है कि इसके बारे में कि कन्नौज, ये दोस्तों ये चित्तौड़ की लड़ाई और दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ा, जो दोस्तों क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग और कभी तब पढ़ेंगे जब मध्यकालीन भारत में, तो हम लोग और अकबर के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में और डिटेल से और चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट अभी दोस्तों इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। मैंने अकबर की राजपूत नीति दोस्तों जितनी समझा दी ना, उतनी लिखने के लिए दोस्तों आती है यूपीपीएससी मेंस में या यूपीएससी में, है ना। मैंने आपको अभी उसमें अकबर की अगर राजपूत नीति में समझाने लगूंगा दोस्तों तो 40-45 मिनट का एक पूरा सेशन लग जाएगा, 1 घंटे का। तो मैंने जितना आपको संक्षेप में जो समझाने लायक था दोस्तों, मैंने उसको एकदम कोरिलेट करके आपको दे दिया है ताकि आप उसको और एक्सपेंड कर पाएँ अपने हिसाब से, ठीक है। हालांकि जब कभी मैं मध्यकालीन भारत पढ़ाऊंगा तो आपको अकबर की राजपूत नीति, जहांगीर की राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी दोस्तों जितनी ज़रूरी थी उतनी मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म होता है और फिर दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी दोस्तों नया है, अगर जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो पर लाइक कमेंट भी कर दिया करें। दूसरी चीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और बताएं दोस्तों किस तरीके से लग रहा है चीज़ें और क्या चाहिए आपको, मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। कल दोस्तों संडे है, कल तो क्लास होगी नहीं, तो कल क्लास हमारी जो रहती है वो दोस्तों वो कह रहती है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ नया टॉपिक ट्रिकी रहेगा, वो कल ही करूँगा। बट आपको मैंने बता दिया तो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है वो देखें आप लोग, और ये जो सीरीज चल रही है इसको देखें। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। मैं इस बहाने दोस्तों आपको बहुत कुछ, देखो युद्ध के बहाने मैंने क्या क्या समझाया, आपको बहुत कुछ समझा दिया, राजपूत नीति समझा दी है ना, और भी चीज़ें आपको समझा दी है, ठीक है। तो ये युद्ध नहीं है दोस्तों, ये आपका एक कोर्स बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हुए लेकर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद दोस्तों।